जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हम लोग के मेंस इनिशिएटिव में। और हम लोग फिर से हाँ डे 6 या 7 आज होगा, कुछ भी रहे वो तो ये लोग जोड़ते रहेंगे। डे से कोई मतलब नहीं है, सभी लोग क्या करना है, कौन सा क्वेश्चन ठीक है। पहला आज हम लोग का GS 2 है ना, 2 हाँ, क्योंकि हम लोग 1 2 3 4 कर चुके हैं राउंड, अब GS 2 के बाद फिर 2 पे। हाँ फिर 2। आपकी दृष्टि में भारत में कार्यपालिका की जवाबदेही को निश्चित करने में संसद कहां तक समर्थ है? To what extent, in your view, the parliament is able to ensure accountability to the executive in India? आपकी दृष्टि में भारत में कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करने में संसद कहां तक समर्थ है? हो गया। बताए कौन बता रहा है? बताएं क्या बता। चलो बताओ। ठीक है, इसका इंट्रो कैसे शुरू करेंगे हम लोग? लिख देंगे सबसे पहले संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था में या संसदीय शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका होती है उस पर संसद का नियंत्रण होता है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अच्छा, एक चीज हमको बताइए, मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 75 है ना? मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 75 जो है 74 बोलता है कि प्रधान मतलब वो राष्ट्रपति सलाह के लिए होगा। और 75B से मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। 75 बोलता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति। मतलब मंत्रिपरिषद के बारे में ना। बस वही इंट्रोडक्शन। ठीक है। उसमें संसदीय लोकतंत्र में, संसदीय शासन व्यवस्था में लोग संसद का कार्यपालिका पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रहता है एवं संसद के द्वारा ही जो कार्यपालिका है वो चुनी जाती है। राजनीतिक कार्यपालिका जिस पर नियंत्रण रखने के लिए विभिन्न उपकरण क्या नाम से हैं या विभिन्न विधियां हैं। जैसे दिन प्रतिदिन के द्वारा शून्य प्रश्नोत्तर प्रश्न काल के द्वारा, जैसे शून्य काल तारांकित प्रश्न तारांकित करते, ठीक है ना। उसके बाद फिर इसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। फिर उसके बाद बजट पे कटौती, सांकेतिक कटौती इत्यादि। फिर विभिन्न प्रकार के गिलेटिन जैसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विभिन्न प्रकार के मोशन प्रस्ताव लाके इस प्रकार उनको कार्यपालिका को उनकी सीमाओं में नियंत्रित करना, उनके जवाबदेहिता को सुनिश्चित करना, उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना ना, ये सिक्योर किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन गिलोटिन तो सीमाएं हो जाएंगी, मतलब गिलोटिन डायरेक्ट पास हो जाता है, सीमाएं हैं। गिलोटिन में क्या होता है कि सारा इकट्ठे वो तो बल्कि अक्षम करती है। ये ठीक है, उसमें सीमा। अब तो गिलोटिन हटा देंगे। उसके बाद फिर आएंगे इसमें क्या ये है बट कहाँ तक समर्थ है, ठीक है ना। तो यह तो है, किंतु यह में कुछ सीमाएं हैं। कैसे? संसद सत्र का सीमित होना, ठीक है ना। जैसे अभी पिछले वो दे देंगे कि बहिष्कार, स्थगन इत्यादि के द्वारा केवल 117 मतलब क्या 67% टाइम चल पाता है, ठीक है। उसके बाद जो बिल होता है विश्वास प्रस्ताव या बाकी बिल, वो चूंकि मेजॉरिटी में होती है गवर्नमेंट, इसलिए पास नहीं होता है। तो उसका बहुत कुछ महत्वपूर्ण उसका वो महत्व कम हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर ये भी देखा जाता है कि जो उनकी भूमिका होती है अध्यक्ष की, वो भी सामान्यतः भारत में ऐसी प्रणाली है कि सत्ता दल के ही रहते हैं। तो अविश्वास इत्यादि के प्रस्ताव में उनको, क्योंकि अध्यक्ष ही उसको इंटरटेन करते हैं, उनको स्वीकार करते हैं, तो इस मामले में भी कहीं ना कहीं ये कमजोर होती है। संसदीय जो आपका एक तरह से नियंत्रण है, जवाबदेहिता है, वो कमजोर होती है। तो फिर क्या किया गया है
तो हम लोग ये बता देंगे कि लोकतंत्र जो संसदीय शासन व्यवस्था है वह संविधान की आत्मा है। किसमें बोला गया है? नरसिम्हा राव में। अतः इसको सिक्योर करना ना मतलब इसको सिक्योर करके ही संविधान और बाकी भारतीय संविधान को सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके लिए क्या किया गया, एक संसद में बिल लेके आया गया था कोई, जिसमें पार्लियामेंट इनहैंस प्रोडक्टिविटी इनहैंस करके बिल था 17-18 का, जिसमें एक निश्चित समय तक का वो करना है, टाइम टेबल बनाना, ठीक है। उसके बाद फिर भी जुडिशियल रिव्यू है, बाकी अविश्वास उसमें और बाकी चीजों में। अभी क्या अभिनव प्रवृत्तियां देखी जा रही हैं, जिसमें क्या नाम से बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग जैसे आपके हैं डिफरेंट सेक्टर से, वो लोग आ रहे हैं। तो इसके कारण लंबा बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसको हटा देंगे, लिमिट करना पड़ेगा, लिमिट कर देंगे तो 150 शब्द का है। 15-20 शब्द तो सीमा हो गया मान लीजिए। और एक तरह से वो बता दिए, अंतिम में कर देंगे कि क्या ये इसको दूर करने के लिए जो भी प्रावधान है उसका पालन करना चाहिए, ठीक है, ताकि संसदीय संविधान की जो आत्मा है उसको सुरक्षित रखा जा सके। संविधान की आत्मा सुरक्षित रखनी है, उनको रखनी है। अब हम इसको क्या लिखे हैं हम बताएं? हम बस कुछ पॉइंट एक दो ऐड कर दे रहे हैं, बाकी हम भी इसी तरह का लिखे हैं। जैसे एक तो पॉइंट अविश्वास प्रस्ताव बताई है, एक तो विधि निर्माण के द्वारा भी तो संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है, जैसे खास तौर पे 52वां संविधान संशोधन, जैसे दल बदल इत्यादि का, तो बोला कार्यपालिका की जवाबदेही कैसे तय करती है, तो मुझे दल बदल इत्यादि पे वो कर दी निर्माण तभी जब संसद उसको अप्रूव, ठीक है। तो संशोधन दल बदल ये 52वां जो संविधान संशोधन था ये बता दिए। फिर वित्तीय जवाबदेही में आप एक दो पॉइंट बताए थे, जैसे आप कटौती प्रस्ताव बताए थे, एक तो विनियोग विधेयक संचित निधि से वही निकलता है, दूसरा कमेटियां रहती है भाई पीएसी, इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कमेटियां जो है पीएसी है, हम इसको ऐसे बता सकते हैं कि समितियों के माध्यम से 365 गुणे 24 काम करता है। तो पीएसी ये कार्यपालिका को जवाबदेही बनाती है बेसिकली। 2G घोटाला, 3G घोटाला, डैश 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 जी घोटाला वाला फिर रोकना पड़ेगा, लिमिट ध्यान रखनी पड़ेगी। अबे भाई यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। फिर विभिन्न मुद्दों पर ध्यानाकर्षण, स्थगन, निंदा आप बताई है। फिर आपातकाल के दौरान भी ये संसद की लोकसभा की पावर होती है कि वो आपातकाल निरस्त कर सकता है, तो कार्यपालिका पर नियंत्रण ये भी है। लोकसभा अगर पास कर देती है तो आपातकाल जैसे आप कह सकते हो कार्यपालिका नियंत्रण वाले माहौल में भी जवाबदेह रहने के लिए संसद है। फिर महत्वपूर्ण मुद्दों पर क्या कहते हैं, ये संवैधानिकता सुनिश्चित करती है, मतलब शक्ति को सीमाएं निकालती है। फिर बहुदलीय प्रणाली है, एक पॉइंट ये भी है कि भारत में बहुदलीय प्रणाली है, तो सामान्यतः जब बहुमत का शासन नहीं होता है तो संसद बहुत बढ़िया चेक एंड बैलेंस करती है, ठीक है। फिर सीमाएं जो आप बताएं वही हम बेसिकली कार्यपालिका पावर में आप भी बताएं। हाँ, एक पॉइंट ये भी बता सकते हैं कि भारत में मंत्रियों की जवाबदेही नहीं है किसी भी एक्ट पे, उस दिन हम लोग डिस्कशन किए थे। फिर वर्तमान में प्रधानमंत्री एवं कार्यालय की मानी जाती है कि शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ रही है। फिर संसद में डिबेट, डिस्कशन, डेलिब्रेशन 3D का अभाव है, ये एक पॉइंट बताना है ना, 3D का अभाव है। हम इसको लिखे संरचनात्मक विपक्ष का अभाव, हम ये अगला पॉइंट लिखे हैं, मजबूत विपक्ष का अभाव है, ठीक है। मजबूत विपक्ष संरचनात्मक और कंस्ट्रक्टिव नहीं हो रहा है, बेसिकली विरोध के लिए विरोध हो रहा है, संरचनात्मक ज्यादा हुआ है, विपक्ष की संरचनात्मक। फिर बता सकते हैं किसी मामले पर सरकार की अठधर्मिता भी है, ऐसा नहीं कि केवल ये सरकार की अठधर्मिता है। इसके अलावा एक हम बता सकते हैं कि बहुमत प्राप्त, नहीं पहले हम सीमा बताएं, पहले वो बताते हैं जो पॉइंट इसमें ऐड करना वही। एक ये बता सकते हैं कि बहुमत प्राप्त दल का शासन, स्ट्रक्चर तो यही है ना। हाँ, स्ट्रक्चर यही है। हम क्या किए हैं, ठीक है, कार्यपालिका पावर में हम क्या दिए, जवाबदेही एक तरफ लिखे हैं, उसकी सीमाएं सामने लिखी हैं। तो जैसे बहुमत प्राप्त दल का शासन है चूंकि भारत के संविधान में, अब बहुमत प्राप्त दल अगर जब बहुमत में आता है तो फिर वो भाई सरकार क्या संसद उसी के अकॉर्डिंग चलेगी, कब सत्र बुलाना है, कब नहीं बुलाना है, सत्र बुलाने में भूमिका ये हम सोच रहे थे, सत्र समन करना, ये सब उसका हो जाएगा, ठीक है। फिर इस पे बता सकते हैं जो मतलब जवाबदेही के साधन में एक चीज ये बता सकते हैं कि वार्षिक वित्तीय विवरण है जो संसद पर निर्भरता बिना उसके 1 भी रुपए खर्च, ये तो बताए हैं, विनियोग, ठीक है। फिर जनमत तैयार करना, जनमत तैयार करने के लिए संसद, क्योंकि अब लाइव टेलीकास्ट रहा तो जनमत तैयार भी हो सकता है, तो उसे भी सरकार मतलब सरकार कार्यपालिका जवाब पड़ता है। इसके अलावा सीएजी की रिपोर्ट, विभिन्न आयोग की रिपोर्ट, तो वो तो उसमें हो गया पीएसी और उस कमेटी में हम बताएंगे। फिर राष्ट्रपति का अभिभाषण के माध्यम से सरकार ये बताती है कि हम भविष्य में क्या करने वाले हैं, तो ये भी एक बहुत पूर्ण। अब इसका हम एक अनुच्छेद इंट्रोडक्शन अनुच्छेद दिए है ना, सही। हम 74-75 दोनों हम जोड़े हैं, हम लिखे अनुच्छेद 74 और 75। भारत में वेस्टमिनिस्टर प्रणाली के अधीन मतलब के अनुसार संसदीय व्यवस्था का निर्माण करता है, जिसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका, जिसमें राजनीतिक कार्यपालिका संसद के प्रति जवाबदेह होती है। हम बस यही, अब हम इसके निष्कर्ष में संसद क्या बेसिकली लोकसभा के प्रति जवाबदेही होती है ना अभी, हाँ लोकसभा के। अब इसमें जो निष्कर्ष है हम सेंट्रल स्टाफ प्रोजेक्ट घुसा दिए हैं कि चूंकि
बढ़ाना है तो जो सांसदों को सचिवालय सहायता है, क्या कहते हैं जो बोलते हैं वो कैपेसिटी बिल्डिंग। कंक्लूजन बहुत शॉर्ट में लिखा, कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यपालिका हम ऐसे लिख सकते हैं कि उपरोक्त सीमाओं को दूर करने के साथ ही जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो सचिवालय सहायता है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, सांसदों का इस पे काम करना चाहिए, मिशन कर्मयोगी जैसी व्यवस्था सांसदों के लिए भी चला सकते हैं। ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग टाइप का, कि जैसे मोदी जी बोले भी थे कि 75 दिन का हम लोग सेशन रखेंगे, जो चलो दूसरा, जो नए सांसद होंगे उनको। दूसरा क्वेश्चन फटाक से, दूसरा क्वेश्चन, भारत में सार्वजनिक नीति बनाने में दबाव समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समझाइए कि व्यवसाय संघ सार्वजनिक नीतियों में किस प्रकार निर्माण करते हैं। दबाव समूह, व्यवसाय संघ। Pressure group play a vital role in influencing public policy making in India. Explain how the business association contribute to public policies. कितने शब्द में है? 150। ये सेकंड पार्ट क्या था? व्यवसाय। भारत में सार्वजनिक नीति बनाने में दबाव समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समझाइए कि व्यवसाय संघ सार्वजनिक नीतियों में किस प्रकार योगदान करते हैं। ठीक, कौन बताएगा? तो बताएं। बताओ। तो इंट्रोडक्शन में बता दिया दबाव समूह क्या है, जो कि प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में भाग न लेते हुए, ठीक है, अपने मतलब के लिए अपने मत हेतु प्रदर्शन करते हैं या समर्थन हेतु कार्य करते हैं। उसमें एग्जांपल दे दिए, जैसे व्यावसायिक दबाव समूह, जैसे फिक्की, एसोचैम, या फिर क्या अनौपचारिक समूह होते हैं जो अपने मतलब के लिए संगठित होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बता दिए। अब क्या किया ना, क्योंकि बोल रहा है दबाव समूह की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, और व्यवसाय ग्रुप कैसे करते हैं, तो दोनों साथ में पूछ रखा है, तो दोनों अलग अलग बताते, तो मेरे हिसाब से इस पे ज्यादा लगता, 150 शब्द में हो नहीं पाता। तो हम क्या किया, टेबल बना दिए हैं जिसमें एक साइड लिखते दबाव समूह की भूमिका, क्या क्या दबाव समूह की भूमिका होती है, और व्यवसायिक ग्रुप कैसे वही काम करते हैं वो बगल में बता दिए उसके। तो जैसे एक भूमिका विशेषज्ञता स्थापित करते हैं, जैसे फिक्की, एसोचैम, हम इसको लिखे वही एक्सपर्टीज होती है, सी एसोसिएशन जैसे। हाँ बिल्कुल। तो ये फॉर एग्जांपल जब भारत में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग रिवॉल्यूशन आया था, तो ये लोग बहुत ज्यादा डिमांड किए थे कि कंप्यूटरीकरण किया जाए, खासतौर पर बैंकिंग इत्यादि का तुरंत कंप्यूटरीकरण किया जाए, और इसमें विश्वास का निर्माण किया था। फिर दूसरा जनमत निर्माण, तो दबाव समूह दूसरा काम करते हैं, जनमत निर्माण करते हैं, जनता के पास जाके प्रत्यक्ष जुड़ाव करते हैं, संसद तक। इसमें ट्रायंगल वाला वो भी बना दिए हैं, दबाव समूह, इधर जनता, इधर व्यापार, इधर कार्यपालिका या सरकार। अब के केस में दिखाते, जैसे सीजीआई जो कंज्यूमर काउंसिल ऑफ इंडिया है, दिल्ली में इन्होंने क्या किया था, चीन के माल का विरोध किया था। तो एग्जांपल दे दिए, जैसे ना चीन के प्रोडक्ट का विरोध किया था, तो उस साल दिवाली में खास तौर पे बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिला था। फिर बता दिए छूटों की मांग करके विशेष, और उसमें क्या करते हैं, जैसे कर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हो गया, तो इत्यादि की मांग करके वित्त आराम से वित्त की मांग करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, तो वो बता दिए। फिर बता दिए नवीन नीतियों में जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं, खासकर बहुत सारे स्थानिक दबाव समूहों ने, जैसे कपड़ा व्यवसायी समूहों ने जीएसटी को लेकर
जीएसटी को लेकर बहुत ज्यादा अपनी मांगे रखी तो और बहुत ज्यादा सही भी हुआ उसमें। सरलीकरण, जीएसटी के सरलीकरण की प्रक्रिया में इन्होंने योगदान दिया। पहले 5-6 ब्रैकेट था, अब उसको 3-4 ब्रैकेट में 4 लगभग ब्रैकेट कर दिया गया है। तो ये हम जीएसटी को लेकर इस बात को समझाएं, नवी नीतियों में जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। फिर 5वां होता है हड़ताल आदि साधनों का प्रयोग करते हैं। खासतौर पे कोविड-19 के बाद जब भारतीय अर्थव्यवस्था जब एकदम मतलब प्रभावित थी, तो इन लोगों ने हड़ताल इत्यादि करके एमएसएमई के लिए बहुत सारे सुधारों के लिए मांग सुनिश्चित की। फिर सुधार एवं नियामकी कार्यवाही के मध्य संतुलन बनाए रखते हैं, ठीक है, खासतौर पे एमएसएमईज के लिए। और जैसे कंज्यूमर ये क्या कहते हैं, ये अपना कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इस पे बार बार दबाव डाल के कि मोनोपोली ना हो मार्केट ट्राई में। वाला बता सकते हो कि जो वोडाफोन आइडिया बेसिकली मार्केट में मोनोपोली ना हो, मार्केट में ये ना हो, तो वो वाला पॉइंट बता दिया। फिर बताएं 7वां पॉइंट लॉबिंग के माध्यम से, खासतौर पे विदेशी निवेश इत्यादि मुद्दों पर, ठीक है। अब देखो मेरा भी ठीक 7 पॉइंट है, हाँ, 1 तो 3 3 4 जरना प्रदर्शन लॉबिंग तुम भी ऊपर नीचे किया। हाँ। फिर बताएं निष्कर्षता, कंक्लूजन दे दिया निष्कर्षता, लोकतंत्र में दबाव समूहों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक इसमें हम और सोच रहे थे कि इन्वेस्टमेंट को बना सकते हैं कि ऐसे जगह पे जहाँ पे वो, हालांकि वो उसमें ही आ जाएगा छूट के आई दावे। है ना लॉबिंग छूट के दावे। में। जैसे एक चीज मतलब मेरा थंब रूल ये है कि 150 शब्द वाले प्रश्नों में एग्जाम में आप 7 से 8 पॉइंट बताइए, थंब रूल है। तो 7 पॉइंट हम भी तो बताएं। बस अब इसको एक्सप्लेन कर दोगे तो तुम्हारा भाई 20 शब्द, एक पॉइंट तो एक्सप्लेन करोगे मिनिमम, एग्जांपल दोगे ही दोगे। तो 20 7 140, 10 शब्द में 15 शब्द में इंट्रोडक्शन, 10-12 शब्द में तुम्हारा कंक्लूजन, तो 160 शब्द के आसपास में तुम्हारा आपको कुछ नया पॉइंट है कि आगे बढ़े? सब यही है, बता देते हैं एक बार। उसमें इंट्रो में बस हमारा थोड़ा सा ये अलग था कि किसी विशेष वर्ग के लोगों का समूह जो प्रत्यक्ष रूप में शासन में न भागीदारी कर विभिन्न विधियों द्वारा अपने हितों की पूर्ति का प्रयास करे। वही है। आपका टू द पॉइंट बड़ा बढ़िया हो गया। संवैधानिक और गैर हाँ। संवैधानिक बस यही लिख दिए थे, ठीक है ना। ठीक, ठीक। बस बाकी और कुछ नहीं था। अब इसमें 1-2 नाम में हमको ये लग रहा है 2-3 और नाम, जैसे अगर प्रेशर ग्रुप का डालना तो फिक्की, एसोचैम और एक क्या डाल सकते हैं, फिक्की, एसोचैम, सीसीआई है, सीसीआई, कंज्यूमर वित्तीय वाला हो गया मान लीजिए। और इसके अलावा जैसे जनरल, पहले तो जनरल पार्टी, अच्छा जनरल तो आप आरएसएस, ये क्या कहते हैं, एबीवीपी सब दबाव समूह है। आरएसएस भी डायरेक्ट पार्ट नहीं लेती। अच्छा, तो उसको बता सकते हैं रजिस्टर्ड एनवायरनमेंट से रिलेटेड कौन है, एनवायरनमेंट से NGO को डाल सकते हैं। एनजीओस को हाँ, राजनीतिक ADR है। ADR, ओके ओके। हम तो जानबूझ के वो नहीं लिखे हाँ, एग्जांपल, क्योंकि हम कहे जब पूछा प्रश्न में व्यवसाय पूछा समूह। है तो। लेकिन हालांकि ठीक है, एक दो एग्जांपल डाइवर्सिफाई इंट्रोडक्शन में दे सकते हैं। इंट्रोडक्शन में हां बेटर है। 2 पार्ट में है ना, तो हाँ। 30 से 40% पहले वाले पे फोकस हां डाइवर्सिटी थोड़ा सा और दिखा सकते उसके बाद में दूसरे वाले पे फोकस करते हैं। अगला प्रश्न। एक बस 1 मिनट रुक जा चाचा, 1 सेकंड। एक कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनिवार्यता के अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना, धारणीय विकास। अरे रुक जा भाई, कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनिवार्यता के अलावा बिसाइड बीइंग अ मोरल इम्परेटिव ऑफ अ वेलफेयर स्टेट, प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना धारणीय विकास की एक आवश्यक पूर्व शर्त है। फिर से बोलिए, बड़ा कठिन प्रश्न था। एक कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनिवार्यता के अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना धारणीय विकास की एक आवश्यक पूर्व शर्त है। विश्लेषण कीजिए। बिसाइड बीइंग अ मोरल इम्परेटिव ऑफ अ वेलफेयर स्टेट, प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर इज द नेसेसरी प्रीकंडीशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चर्चा कीजिए, एनालाइज करिए, विश्लेषण कीजिए।
बताओ बताओ। इसको हम क्या बता दिए, एक कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनिवार्यता, पता नहीं आर्टिकल सही नहीं, आर्टिकल 37 कल्याणकारी राज्य की बात करता है, ठीक है, प्लस अनुच्छेद 21 स्वास्थ्य का अधिकार की बात करता है। तो इन दोनों को इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं कि जहाँ का भारत का संविधान अनुच्छेद 37 के तहत कल्याणकारी राज्य की बात करता है, वह अनुच्छेद 21 स्वास्थ्य का अधिकार मूल अधिकार के तौर पर मान्यता प्रदान करता है। अलग से डालना चाहिए। अब फिर हम इसको मेन बॉडी में बता देंगे। बोला क्या कि कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनिवार्यता के अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना धारणी विकास की एक आवश्यक पूर्व शर्त है। SDG 3 सबको स्वास्थ्य है ना, और SDG 1 नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, सबको स्वास्थ्य, ये सब तो आपस में जुड़ा। तो इसको हम क्या किया, गरीबी का दुष्चक्र बना के दिखा दिया कि बीमार व्यक्ति है तो कम पढ़ाई तो मोटा काम तो कम पैसा तो कम सुविधा तो फिर गरीब, फिर बीमार, ठीक है। जैसे मान लीजिए ब्लू चल रहा है, बिल्कुल तो ऐसे, ठीक है। अब संधारण विकार की पूछ शर्त कैसे कि 37 अनुच्छेद बोल रहे हो, अनुच्छेद 37 एक बार देखना पड़ेगा, अभी देख के बता रहे हैं, 37 ही है। तो देखिए कंफर्म है 37 से 38 है। नहीं, चेक इसमें करना मत पड़ेगा। देखिए। अभी हम चेक कर लेना, अभी आप लोग हम बता लेना, फिर आप लोग बताएगा तो चेक करेंगे। फिर बताएं स्वस्थ शरीर नहीं है तो आउट ऑफ पॉकेट खर्च बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, अवसर सीमित हो जाएंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य वहन ही नहीं होगा, जागरूकता की कमी होगी, ये सब उसको फिर बड़ा चढ़ा के फिर बताएंगे। ठीक। अब इसको हम लोग 37 चेक कर लें। हम ये बताएं, हम इंट्रोडक्शन, हम थोड़ा सा असल में एक प्रश्न में हम हड़बड़ी में गड़बड़ी ये कर दिए, यही एग्जाम में कई बार कर देते हैं। कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनिवार्यता वाला पॉइंट में भुला गए। हम केवल ये ध्यान दिए प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना धारणी विकास की पूर्व शर्त विश्लेषण कीजिए। मेरे लिए प्रश्न इतना ही रह गया, तो मामले गड़बड़ा गया। अब हम क्या किए, एक हेडिंग हमको ये करना था, हाँ हमको करना ये था, एक अलग से हेडिंग एक देनी चाहिए, कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनिवार्यता क्यों। ये 38 है, 38 है, 38 है कल्याणकारी राज्य। हाँ 37 क्या बोल रहा है कि देश के शासन के लिए मूलभूत, नहीं एक सेकंड, हाँ ठीक है 38 है, राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ठीक है। तो हमको बेसिकली इंट्रोडक्शन यही देना चाहिए था, अनुच्छेद 38 और धारणी विकास समझा देना चाहिए था। हम क्या किए, इंट्रोडक्शन में धारणी विकास समझा दिए हैं, वर्तमान विकास पे आधार लेके भविष्य के विकास को ध्यान में रखता है। और स्वास्थ्य कैसे पूर्व शर्त है, तो हम क्या किए, धारणी विकास का अवयव एक साइड लिख दिए हैं, और प्राथमिक स्वास्थ्य कैसे इसको सुनिश्चित करता है। तो जैसे पहला गरीबी उन्मूलन SDG 1, तो हम ये बताएं कि 7 करोड़ लोग भारत में गरीबी में चले जाते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर के कारण। तो फैक्ट के साथ बता दिए हैं कि 7 करोड़ लोग गरीबी में चले जाते हैं। फिर दूसरा बताएं भूखमरी या महिला समानता, SDG 2 और 3। तो IMR MMR भारत में अभी भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और स्थानीय अगर प्राथमिक स्वास्थ्य उपलब्ध है, खासतौर पे डिलीवरी और ये सबसे जुड़ी संरचना उपलब्ध है, तो यह सुनिश्चित हो सकता है। फिर बताते हैं मानव संसाधन विकास डिजीज एडजस्टेड लाइफ ईयर, इसको डेली कहा जाता है, डिजीज एडजस्टेड लाइफ ईयर। तो भारत में लगभग 9% जीवन की उत्पादकता केवल बीमारी में रहने के दौरान खत्म हो जाती है। प्राथमिक स्वास्थ्य इसका सबसे बड़ा कारण है। फिर हम बता दें स्वच्छता एवं पेयजल, 6वां 7वां ये है ना। तो ये बता दिए, ये सबसे मतलब जो प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना है, इस पर सबसे ज्यादा दबाव स्वच्छ पेयजल और शौचालय इत्यादि के न होने के कारण ही है, ठीक है, जो कि खास तौर पे अफ्रीकी और भारत जैसे गरीब देशों में देखी जाती है। तो ये बता दिए हैं। फिर बता दिए क्षेत्रीय असमानता की समाप्ति, SDG 9 है या 10 है, 10 है शायद, क्षेत्रीय असमानता जो भी होगा 10 होगा, असमानता देखना पड़ेगा एक बार। तो बता दें कि जैसे बिहार में क्या है कि 4400 लोगों पर एक बेड है, जबकि गोवा में 700 लोगों पर है। तो ये बहुत बड़ा मतलब, बिहार में 8000 लोगों पे एक बेड है, 8000। हाँ, तो हमको 44 8000 लोग, मतलब ठीक है, ये बेड मतलब एक कोई भी एक तुलना दिखा देंगे इनइक्वालिटीज 10 कि पर कैपिटा इसको एक बार फैक्ट चेक कर लीजिएगा, पर 1500 लोगों पे अपने यहाँ एक डॉक्टर है, जबकि 1000 होना चाहिए था। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें भी शहरों में ज्यादा है, ग्रामीण क्षेत्रों में कम है। तो ये भी प्राथमिक है ना, मतलब संरचना की पूर्व शर्त ये भी दिख गई। फिर एक बता दिया कि ये हमको एक पॉइंट अलग से डालना चाहिए था, हालांकि स्वास्थ्य अपने आप में एक मतलब SDG है। जो टच है, जो टच पॉइंट होता है उसी में क्या है, ग्रामीण इलाकों में झोले छाप डॉक्टर होते हैं। तो फिर हम बता दिए कंक्लूजन, साधारण विकास हेतु भारत सरकार द्वारा हम बता दें आयुष्मान भारत एक क्रांतिकारी कदम है, जो कि हम तो कंक्लूजन नहीं बता दें कि प्राथमिक स्वास्थ्य इसको अन्य उससे सपोर्ट मिला, जैसे सबका जल सब, नहीं तो हम ये बताया ना, मनरेगा जैसी योजनाओं के साथ इसने 50% वर्ल्ड बैंक के अनुसार 50% गरीबी कम की है और संधारणीय विकास सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो हम ये कंक्लूजन दिए, ठीक है। हम लोग एक काम और कर सकते, पता है क्या, इंट्रोडक्शन में एक तो हम लोग कल्याणकारी राज्य वाला अनुच्छेद बता सकते थे 38, और एक हम लोग ये बता सकते थे SDG गोल इंडेक्स में भारत की रैंक। हम लोग ये काम कर सकते थे कि रैंक के साथ
अनुच्छेद बता के हम बोल इसको भी सकते थे। डिफाइन करेंगे, जैसे नैतिक अनिवार्यता है, तो नैतिक अनिवार्यता है जो कि क्या नाम से DPSP चुनी हुई सरकार को क्या नाम से डीपीएसपी नैतिक बाध्यता ही है। नैतिक अनिवार्यता, चुनी हुई सरकार है, उसका उत्तरदायित्व है, उसका एक क्या नाम से नहीं तो फिर आप ऐसे बता सकते हैं ना कि नैतिक अनिवार्यता तो है ही अनुच्छेद 38 के तहत, लेकिन 21 के तहत मूल अधिकार भी तो है। हाँ। स्वास्थ्य अधिकार, नहीं, बंधुआ जैसे मुक्ति हम मोर्चा इतना बोल वाला। रहे हैं हाँ, कि ये जो जो पश्चिम स्टेटमेंट बंगाल दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ रहा है, सभी कल्याणकारी राज्य में नैतिक अनिवार्यता है, हाँ। ठीक है, तो इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। एक पैराग्राफ बेटर है कि इस पे एक बार लिख दीजिए ताकि एग्जामिनर, जैसे हमारा छूट गया है, हाँ, जैसे आपको लिखना हो तो क्या लिखें? हम तो यही लिखते हैं ना कि कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनिवार्यता क्यों है, तो डीपीएसपी में ठीक है, ओके। ठीक है। फिर बंधुआ मुक्ति मोर्चावाद में इसे मूल अधिकार का भी दर्जा दिया गया, ठीक है, तो बंधुआ मुक्ति मोर्चावाद में इसे मूल अधिकार का भी दर्जा दिया गया। फिर अब बता सकते हैं कि डेवलपमेंट जो है कंटिन्यू प्रोसेस है, स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, अब आयुष्मान भारत जैसी योजना भी है। ये तो कंक्लूजन दे दो ना। हाँ, अभी नैतिक अनिवार्यता में और क्या पॉइंट डाल सकते हैं, नैतिक अनिवार्यता में और पॉइंट एक दो डाल अगर दीजिए। चुनी हुई सरकार है तो उसका प्राथमिक कर्तव्य ही बिल्कुल। है, या ये बता सकते हैं कि जनमत जब इसके पक्ष में होगा तब सरकार इसको लागू करने के लिए वैसे भी बाध्य हो जाएगी। और मूल, और भारत जैसे गरीब देशों में ये हाँ। मूल मांग है, हाँ। ये भी कह सकते एकदम, हैं एकदम। मूल मांग है गरीब और विकासशील देशों में। और केवल भारत पे मत फोकस रहिए, अफ्रीका को भी हम तो कहते हैं इन्वॉल्व कर लीजिए आंसर में, भाई क्यों जबरदस्ती दिखाना है कि हम केवल इंडिया वाले हैं, ठीक है। तो ये डिस्कशन, आपको कुछ बताना है, कुछ ऐड करना है इसमें, एक दो पॉइंट, ठीक है। मेरा एक पॉइंट वही छूट गया था, कल्याणकारी राज्य की नैतिक बाध्यता है। हम असल प्रश्न में ध्यान इसमें एक बना सकते हो गरीबी का दुष्चक्र, हाँ एकदम बना सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल। बीमार कम पढ़ाई, मोटा काम कम पैसा। इंट्रोडक्शन अब हम लोग बड़ा क्लियर कर लिए हैं। एसडीजी इंडिया इंडेक्स, मतलब एसडीजी गोल इंडेक्स में इंडिया की रैंक बता दो इंट्रोडक्शन में, और अनुच्छेद 38 बता दो। हालांकि मैं क्या किया था, इसमें तीन ही एसडीजी को जोड़ा था, एक वो एसडीजी 3 सबको स्वास्थ्य, 0 हंगर 2 और नो पॉवर्टी। तो सबको जोड़ दिए, जबरदस्ती जोड़, काम काम ये ये सही है। ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसको जरूर सभी लोग देखिए, ठीक है, और डेली आंसर राइटिंग 2-3 क्वेश्चन का कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं, जय हिंद।